हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक नए लेक्चर पे डिस्कस करने वाला हूं जिसमें आपसे सोशलिज्म, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें मैं टाइप्स डिस्कस करूंगा, सोशलिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कैपिटलिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कम्युनिज्म के क्या क्या टाइप्स होते हैं। और बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं इनके बीच में, आइडियोलॉजी का डिफरेंस होता है। तो ये लेक्चर आप एंड तक जरूर देखिएगा। फीचर्स क्या होता है इनका, सोशलिज्म का, कैपिटलिज्म का और कम्युनिज्म का, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और फिर हम एक समरी चार्ट भी देखेंगे। इसमें हम कंपैरिजन देखेंगे इन चारों के बीच में। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म क्या कहता है? क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब क्या होता है? हायर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसा कुछ भी नहीं होगा सोसाइटी में। सब लोग एक जैसे होंगे, उसको बोलते हैं क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है। कम्युनिज्म के साथ आप नोट कर लीजिए इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। बेस्ड ऑन कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। दूसरा क्या कहता है कि हर बंदे के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा, कॉमन ओनरशिप होगी। जैसे अभी क्या होता है, फैक्ट्री होती है तो कोई मालिक होता है उस फैक्ट्री का, लेकिन कम्युनिज्म में क्या होगा, हर पर्सन, हर वर्कर, चाहे वो मालिक हो चाहे नौकर हो, उसके पास बराबर स्टेक्स होंगे, बराबर शेयर्स होंगे उस फैक्ट्री के। ठीक है। तो कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये किस लिए किया गया है? टू ओवरकम द क्लास स्ट्रक्चर्स एंड एलिनेशन ऑफ लेबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एलिनेशन ऑफ लेबर। एलिनेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी फैक्ट्री में लेबर हूं, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूं, 10 घंटे 12 घंटे में मेहनत कर रहा हूं, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है? वेजेस मिल रहे हैं। कंपनी की प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मुझे वेजेस नहीं मिल रहे हैं, वो बोनस दिया जाएगा, लेकिन मेरे वेजेस फिक्स्ड है, जो मे भी हो सकता है हर साल बढ़ा दिए जाएं 10%, 12%। लेकिन कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है मेरी वजह से? इसकी वजह से मेरी सैलरी पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि प्रॉफिट, इसका एलिनेशन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? एलिनेशन ऑफ लेबर फ्रॉम प्रॉफिट। अगर आप इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो ठीक है। तो एज ए लेबर क्लास मेरा कोई भी स्टेक नहीं है इंडस्ट्री में, उसका प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे कोई उसका प्रॉफिट नहीं शेयर हो रहा है। ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की इंपॉर्टेंट फीचर होती है, एलिनेशन ऑफ लेबर। ठीक है। फिर इनहेरिटेंस ऑफ इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। देखिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का एक नुकसान होता है इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। कैसे? देखिए, जब इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया था, ब्रिटेन में आया था, ये आप सभी को पता है, 17वीं सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया कि इंडिया जैसे कंट्री और दूसरे जो एशिया में कंट्रीज थे, जो अफ्रीका में कंट्रीज थे, वहां जाकर के अपनी इंडस्ट्रीज सेटअप की। वहां की डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी, आपको पता होगा, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री जैसे वीविंग थी और हैंडीक्राफ्ट थी, इन सबको डिस्ट्रॉय करके उन्होंने वहां इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ मार्केट बहुत ज्यादा है, हमारा सामान बिकेगा तो हमें पैसा बहुत मिलेगा। तो कैपिटलिज्म का एक पिटफॉल क्या है? इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। कम्युनिज्म क्या कहता है कि हम कैपिटलिज्म के तो अगेंस्ट है ही हैं, हम इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म के भी अगेंस्ट हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस होता है, ये आपको इसी से समझ में आएगा। कम्युनिज्म कहता है कि वर्किंग क्लास, जो कि लेबर क्लास है, शुड रिप्लेस द प्रॉस्परस रूलिंग क्लास थ्रू रैडिकल एक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैडिकल एक्शन का मतलब कि कि एक तो चीज होती है बातचीत से, आप किसी तरह बातचीत से चाहते हैं कि मामला सुलझ जाए। एक होता है रेवोल्यूशन, ठीक है, आर्म्स आपने हाथ में ले लिया, गोलीबारी की, मार दिया, ठीक है, ये सारी चीजें, इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो रैडिकल एक्शन मतलब रेवोल्यूशनरी एक्शन, ठीक है, एक्सट्रीम एक्शन। तो कम्युनिज्म बोलता है कि ये सुधरेंगे नहीं प्रॉस्परस रूलिंग क्लास, इनको हटाने के लिए हमको रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कम्युनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कम्युनिज्म में और एक चीज क्या है? ईच पर्सन गिव्स अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड रिसीव्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। मतलब अगर मेरी काबिलियत ज्यादा है तो मैं ज्यादा काम करूंगा, ठीक है, ज्यादा मीन्स ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा। अगर मेरी काबिलियत कम है तो मैं प्रोडक्शन कम करूंगा। लेकिन चाहे आप ज्यादा प्रोडक्शन करें चाहे आप कम करें, आपको मिलेगा आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। मान लीजिए मैं 2 रोटी खाता हूं, तो मुझे 2 रोटी के ही पैसे मिलेंगे। दूसरा बंदा 3 रोटी खाता है, उसको 3 रोटी के ही पैसे मिलेंगे, चाहे उसका प्रोडक्शन मेरे से कम। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी वी विल गिव टू द सोसाइटी, एंड अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी विल टेक फ्रॉम द सोसाइटी। ठीक है। ये चैलेंज करता है फंक्शनलिस्ट वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट सोशियोलॉजी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, लेकिन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फंक्शनलिस्ट वर्जन क्या होता है स्ट्रक्चरल सोशियोलॉजी का? देखिए, ये थ्योरी ये बोलती है कि जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, जैसे कैपिटलिस्ट क्लास है, अमीर क्लास है, फिर लेबर क्लास है, फिर मिडिल क्लास है, वो एक तरीके से बनाया गया क्लास है। तो हर आदमी का एक यूज है। जैसे कैपिटलिस्ट का क्या रोल है सोसाइटी में? कैपिटलिस्ट का रोल ये है सोसाइटी में कि वो रिस्क लेता है, पैसे इन्वेस्ट करता है, इसलिए वो कमाता है। ठीक है। मिडिल क्लास क्या है? बेसिकली मैनेजरियल जॉब्स करता है, मैनेज करता है फैक्ट्री को, अपना टेक्निकल नॉलेज यूज करता है, तो उसको एक अच्छी सैलरी मिलती है। लेबर क्लास को अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, ही जस्ट हैव टू यूज द मशीन्स, दैट्स व्हाई ही शुड गेट द लोअर सैलरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनलिस्ट वर्जन, और इसकी वजह से सोसाइटी बहुत सही चल रही है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि फंक्शनलिस्ट सोसाइटी जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ बड़े लोगों के बनाए हुए चोचले हैं। वो नहीं चाहते कि नीचे वाली क्लास को पावर मिले, पैसा मिले। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, आया कहां से? 19 सेंचुरी यूरोप में आया था। और सबसे पहले जो कम्युनिज्म का जो जहां से फेमस हुआ था ये वर्ड कम्युनिज्म, वो हुआ था मार्क्स और एंजल्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स और एंजल्स। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा था। आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक बुक समझ सकते हैं, ठीक है, एक पैम्फलेट समझ सकते हैं ना। 1848 में इन लोगों ने लिखा था, उसका नाम रखा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, इन्होंने वहां पर क्या बताया हुआ था कि जो भी वर्कर क्लास है, वर्कर्स को क्लास अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है। क्लास अवेयरनेस डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं लोअर क्लास में हूँ, ठीक है, और मुझे सैलरी मिल रही है, ठीक है, मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जा रही है, मैं खा रहा हूँ और सो जा रहा हूँ। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मेरा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिल रहे उस हिसाब से। ठीक है, तो ये क्लास अवेयरनेस है कि मुझे ये अवेयरनेस आए कि देखो मेरी मेहनत से वो आराम से सो रहा है एसी में, और मैं यहाँ पर जमीन पे सो रहा हूँ। इस तरह की क्लास अवेयरनेस जनरेट होना वर्कर्स में जरूरी है। पहले वो अवेयरनेस जनरेट होगी तभी तो एक्शन लेंगे ना। ठीक है, फिर ये मैनिफेस्टो 2 वर्ड्स को मेंशन करता है, बर्जियोसी एंड प्रोलिटेरिएट। प्रोलिटेरिएट मतलब वर्कर क्लास, बर्जियोसी मतलब कैपिटलिस्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कम्युनिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर कब हुआ? थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं इसका। आपको आइडियोलॉजी यहाँ पर समझ में आ गई होगी, फीचर्स इसके समझ में आ गए होंगे कि इसमें रेडिकल एक्शन लिया जाता है, क्लास अवेयरनेस डेवलप करने की जरूरत है, हम एक क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में वॉर्सो पैक्ट आया था। वॉर्सो पैक्ट में क्या हुआ था कि आपको नेटो तो पता ही है, नेटो में क्या है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मिलिट्री अलायंस बनाया था। उसी तरह से वॉर्सो पैक्ट में ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया ने एक अपना अलायंस बनाया था। ठीक है, ये सारे कंट्रीज एक कॉमन आइडियोलॉजी से गवर्न करते थे, वो थी कम्युनिज्म। तब सारे कंट्रीज का एक ही आइडियोलॉजी था, कम्युनिज्म। ठीक है, लेकिन 1990 और 1991 में सोवियत यूनियन जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ये आपको सभी को पता होगा। सोवियत यूनियन डिसॉल्व होने के बाद कई कंट्रीज ने कम्युनिस्ट रूल जो है वो भी चेंज कर दिया, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कम्युनिज्म के खुद के अपने बहुत नुकसान होते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्या नुकसान होते हैं। इसकी वजह से इन कंट्रीज ने सोवियत यूनियन का साथ छोड़ दिया, सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। आगे चलते हैं, कम्युनिज्म के क्या टाइप्स हैं। देखिए, अब मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे। आप मेरा लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल डिफरेंसेस। टाइप्स किस किस बेसिस पे? ऑल आर बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म। सारे जितने भी कम्युनिज्म के टाइप्स हैं वो मानते हैं कि मार्क्सिज्म की थ्योरी सही है, कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, क्लास अवेयरनेस होना चाहिए, रेडिकल एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सारा जो ओनरशिप है वो लेबर क्लास के पास होना चाहिए, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन फर्क कहाँ आता है? हाउ टू डू दैट। डिफरेंस लाइज इन वेज ऑफ डूइंग सो, कि कैसे ये चीज होगी। हमारा गोल तो क्लियर है, लेकिन करना कैसे। मार्क्सिज्म लेनिज्म पहला देख लेते हैं। मार्क्सिज्म लेनिज्म क्या कहता है? ये 1920s में आया था और रशिया में आया था। ठीक है, ये बिल्ट अपॉन एंड एक्सटेंडेड द आइडियाज ऑफ मार्क्स। तो हमने पहले ही आपको बताया कि मार्क्सिज्म से ही सारे मोटिवेटेड हैं ये सारी फिलॉसफीज। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद ये आया था, और इसके जो प्रोपोनेंट थे वो थे लेनिन। लेनिन और बाद में स्टालिन ने इसको फॉलो किया। लेनिन एक पर्सन थे,
उन्होंने इस आइडियोलॉजी को बनाया था और उसके बाद स्टालिन ने फॉलो किया, और ये दोनों आइडियोलॉजी मार्क्सिज्म से मोटिवेटेड है। ठीक है, देखते हैं लेनिन ने क्या कहा। इन्होंने एक बुक लिखी थी, व्हाट इज टू बी डन। ठीक है, उन्होंने ये बताया था इसमें कि प्रोलिटेरिएट्स जो हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता, उनको क्लास अवेयरनेस नहीं है, उनको ये नहीं पता उनके संग क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसलिए इस चीज को करने के लिए हमें एक पार्टी बनानी पड़ेगी, जिसको उन्होंने वैनगार्ड पार्टी बोला। वैनगार्ड पार्टी जो होगी उसमें फुल टाइम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज होंगे। प्लीज नोट दिस, फुल टाइम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज, जिसका काम ही यही होगा कि प्रोलिटेरिएट को जगाना, कि देखो भाई तुम्हारे संग क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जागो, उठो, जागो और अपने गोल की तरफ बढ़ो। ठीक है, उठा के फेंक दो इस कैपिटलिस्ट क्लास को, ये सारी चीजें। ठीक है, तो उसके लिए एक पार्टी की जरूरत है जिसमें फुल टाइम प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज होंगे। अच्छा, ये पार्टी जो होगी ये कैसे काम करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, अब इस वर्ड का मतलब समझिए कि पार्टी में मान लीजिए 10 लोग हैं। ठीक है, पार्टी में ऊपर की पोजीशन पे कोई होगा, मान लीजिए एक पर्सन ऊपर की पोजीशन पे है और 9 पर्सन नीचे की पोजीशन पे है उसी पार्टी में। तो वो जो पर्सन है, जो टॉप में है, लीडर है, वो 9 पर्सन से पूछेगा कि आपके व्यूज क्या है, लेकिन लास्ट डिसीजन किसका होगा? उस पर्सन का होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए बोल रहा है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन सेंट्रलिज्म भी है, ऊपर वाला ही डिसाइड कर रहा है फाइनली। ओके, आगे चलते हैं। अब ये जो लेनिनिस्ट पार्टी है, मतलब वैनगार्ड पार्टी को उन्होंने लेनिनिस्ट पार्टी बोला, इज टू कोऑर्डिनेट द ओवरथ्रो ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बाय फोर्स। अब ये लेनिनिस्ट पार्टी क्या करेगी? पहले तो जाकर के जगाएगी लोगों को कि भैया जागो, उठो और हमको ये काम करना है, बर्जुएसी को हमको फेंक देना उठाकर। तो उसके लिए सबसे पहले क्या, हमको गवर्नमेंट को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि माना जाता है कि गवर्नमेंट बर्जुएसी की है। तो गवर्नमेंट को हम रिमूव करेंगे और प्रोलेटेरिएट की बिहाफ पे पावर को सीज कर लेंगे। ठीक है, एंड देन इंप्लीमेंट अ ऑटोक्रेसी ऑफ द प्रोलेटेरिएट। फिर क्या होगा कि हमने प्रोलेटेरिएट मतलब वर्किंग क्लास के बिहाफ पे पावर को सीज कर लिया, अब प्रोलेटेरिएट क्लास का पूरा पूरा राज होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था लेनिनिज्म। अब आगे चलते हैं, स्टालिनिज्म। मैंने आपको बताया कि लेनिन के बाद इनके जो सक्सेसर थे उनका नाम था स्टालिन। तो स्टालिन का क्या था? थोड़ा सा चेंज था लेनिन से। उन्होंने क्या किया? स्टैब्लिश अ पर्सनालिटी कल्ट अराउंड एन एब्सोल्यूट रूलर। अभी तक पार्टी की बात हो रही थी कि पार्टी, एक वैनगार्ड पार्टी बनाएंगे जिसका नाम लेनिनिस्ट पार्टी था, वो बेसिकली पावर में होगी गवर्नमेंट को रिमूव करके, और वो प्रोलिटेरिएट के इंटरेस्ट का ध्यान रखेगी। ठीक है, लेकिन स्टालिन ने क्या कहा कि पार्टी के अलावा एक एब्सोल्यूट रूलर भी होना चाहिए। ठीक है, नॉट द पार्टी बट अ रूलर शुड गवर्न दिस पार्टी। मतलब दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि लेनिनिज्म में पार्टी पे ज्यादा फोकस था, स्टालिनिज्म में पार्टी का जो लीडर है उस पे ज्यादा फोकस है। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, स्टालिन के बारे में एक चीज और कही जाती है कि उन्होंने 5 ईयर प्लान्स बनाए थे। पहला 5 ईयर प्लान, ये जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1928 से 32 का में पहली बार फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया था। आपको पता होगा इंडिया ने भी 5 ईयर प्लान अडॉप्ट किए थे फिर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का कम्युनिज्म है वो है ट्रॉटिस्काइज्म। ट्रॉटिस्काइज्म ये क्या है? ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये बोलता है इंटरनेशनल प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन होना चाहिए। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म क्या कह रहे थे? लेनिनिज्म क्या कहता था कि एक पार्टी बनाएंगे जिस जो क्या कहते हैं जाकर के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देगी और पावर सीज कर लेगी प्रोलेटेरिएट के बिहाफ पे। ट्रॉटिस्काइज्म जो है वो एक स्टेप ऊपर है, वो कहता है एक गवर्नमेंट को नहीं या एक कंट्री के अंदर नहीं, हमको इंटरनेशनल एक्शन लेना होगा, इंटरनेशनली एक्शन लेना होगा। ठीक है, मतलब ग्लोबल सिनेरियो में ये बात कर रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर लेनिनिज्म से आता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या डिफरेंस है कि स्टालिन के टोटलिज्म, ये वर्ड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक एब्सोल्यूट रूलर होगा, हर चीज उसी की चलेगी, जो वो कहेगा वही होगा। ठीक है, तो ये इसके अगेंस्ट भी था। जो ट्रॉटिस्काइज्म है ये दोनों के अगेंस्ट था। एक तो पहली बात, हमें नेशनल लेवल पे नहीं इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन लेना चाहिए। दूसरा कि एक एब्सोल्यूट रूलर के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए।
थोड़ी सी डेमोक्रेसी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। माओइज्म, नेक्स्ट है माओइज्म। आपको पता होगा इंडिया में माओइज्म की बात की जाती है। ये वर्ड कहां से आया था? चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 से आया था। चाइनीज रेवोल्यूशन 1949 से। इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया लेनिनिज्म से। क्या डिफरेंस था? इन्होंने एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया, सोशल इंपेरियलिज्म। सोशल इंपेरियलिज्म, इनका मतलब क्या था? इन्होंने रशिया को यह क्रिटिसाइज किया कि रशिया सोवियत यूनियन बना रहा है और इसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं वो उसको वो ओवर पावर करता जा रहा है, अपनी फोल्ड में लेता जा रहा है। ठीक है, तो वही कह रहा है, इसको इंपीरियलिज्म बोल रहा है वो, उसी चीज को कि सोशलिज्म के नाम पे वो इंपीरियलिज्म कर रहा है रशिया जो है। ठीक है, तो माइज्म कहता है कि हम इस इंपीरियलिज्म, सोशल इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं। ठीक है दोस्तों, कि सोशलिज्म का नाम लेकर के आड़ में आप अपना फायदा मत करिए, दूसरे छोटे कंट्रीज को ग्रैब करने की कोशिश ना करें। ठीक है, दूसरा इन्होंने जो वर्ड इंट्रोड्यूस किया वो था मास लाइन। मास लाइन का मतलब क्या हुआ कि जो लीडरशिप है, जैसे पार्टी की जो लीडरशिप है, दे विल लर्न फ्रॉम द मासेस। मतलब वो मासेस जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, उनसे बातचीत करते रहेंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक था माओइज्म। और लेनिनिज्म से आपको डिफरेंस समझ में आ ही गया होगा कि लेनिनिज्म जो था थोड़ा इंपीरियलिज्म की तरफ था, ये इंपीरियलिज्म की तरफ नहीं था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एनार्किस्ट कम्युनिज्म। ये जो है ये आपका नॉन 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 मार्किस्ट थ्योरी होती है। ठीक है, अभी तक जितने भी हमने पढ़े वो मार्किस्ट थ्योरी थे, मतलब मार्किस्ट थ्योरी से वो इवॉल्व हुए थे। ठीक है, उससे मोटिवेटेड हुए थे, लेकिन ये नॉन मार्किस्ट थ्योरी है, याद रखिएगा। तो एनार्किस्ट कम्युनिज्म कहता है कि पार्टी वार्टी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है कि वर्कर्स काउंसिल बनाओ, हॉरिजॉन्टल नेटवर्क ऑफ वॉलेंट्री एसोसिएशन, वर्कर्स काउंसिल बनाओ। ठीक है, और वो जा करके लड़ करके गवर्नमेंट से पावर सीज कर लेंगे। ना हमें किसी लीडरशिप की जरूरत है, ना हमें किसी पार्टी की जरूरत है। ठीक है, सिंपल काउंसिल्स बने होंगे जो कि पावर जाकर के सीज कर लेंगे। ठीक है, एक और डिफरेंस है एनार्को कम्युनिज्म में। वो क्या कहता है? मार्क्सिज्म क्या कहता है कि स्टेट जो है, स्टेट मतलब एक ऑर्गेनाइज लीडरशिप, जैसे पार्टी हो गई, उसको जाकर के पावर सीज करनी होगी, उसके बाद प्रोलेटेरिएट को पावर मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एनार्को कम्युनिज्म कहता है कि स्टेट या किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, सीधा जो प्रोलेटेरिएट है वो जाकर के पावर सीज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिज्म एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बता दूं आपको। ये क्या होता है? क्रिश्चियन कम्युनिज्म ये कहता है कि कम्युनिज्म जो है वो कार्ल मार्क्स ने नहीं डिराइव किया। आपको शुरू मैंने बताया था 1858 में कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इशू किया था। तो कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स इसके जन्मदाता हैं, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिज्म कहता है कि कार्ल मार्क्स से बहुत पहले, जब जीसस का टाइम था, तब भी कम्युनिज्म प्रैक्टिस होता था। ठीक है दोस्तों, और कम्युनिज्म प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बस यही डिफरेंस है, ज्यादा कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। कम्युनिज्म के प्रॉब्लम्स क्या है? कम्युनिज्म के फायदे क्या है? देखिए, कम्युनिज्म के फायदे ये हैं कि प्रोलेटेरिएट के संग एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, स्टेट रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लीडरशिप डेमोक्रेटिक होगी, ये सारी चीजें फायदे। नुकसान क्या है? अनअटेनेबल परफेक्ट फ्यूचर, ये कभी नहीं हो सकता, कम्युनिज्म कभी नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक चीज मैंने आपको शुरू की स्लाइड में बताई थी, टेक अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी एंड गिव अकॉर्डिंग टू वंस नीड। मतलब मैं, मेरी जितनी कैपेसिटी होगी मैं उतना प्रोडक्शन करूंगा, लेकिन मुझे मिलेगा उतना ही जितना मेरा नीड होगी। ठीक है, तो क्या ऐसा होगा? अगर मुझे लगेगा कि भाई मेरी नीड कम है तो मैं मेहनत कम करूंगा। मैं मेहनत क्यों ज्यादा करूंगा? मुझे क्या मिल रहा है उससे? तो ऐसे अगर सभी लोग करेंगे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो जाएगा। तो दिस इज अनअटेनेबल परफेक्ट फ्यूचर, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है? फिलॉसफी ऑफ कम्युनिज्म इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है कैसे? मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिज्म बता तो दिया कि हमको कम्युनिज्म करना है, हमें क्या करना है? जो अमीर हैं उनको गिरा देना है और सरकार बनानी है प्रोलेटेरिएट्स की। ठीक है, वर्किंग क्लास की पावर होनी चाहिए, लेकिन करेंगे हम कैसे? तो ये सारी चीजें उन्होंने नहीं बताई थी, इनकम्प्लीट है। तीसरा है बीइंग टू अथॉरिटेरियन। आपको पता होगा कि कम्युनिस्ट कंट्री में अथॉरिटेरियन ज्यादा होता है। ठीक है,
वहां एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर जो रूलर है वो रूल करता है और उसी की सारी चीजें चलती हैं। तो अगर वो एब्सोल्यूट है और वो खराब इंसान है तो क्या होगा, पूरी कंट्री में वो परेशानी फैलाएगा। ठीक है, तो बीइंग टू अथॉरिटेरियन, डिक्टेटरशिप ऑपरेशन होगा। अगर किसी एक के पास आप पावर दे दें तो वो क्या होगा, करप्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। ठीक है, और लिबर्टी तो वो देगा नहीं क्योंकि उसकी जो मर्जी होगी वो वही करेगा। फिर क्लास, एक और क्रिटिसिज्म है कि क्लास इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इक्वालिटी इन हिस्ट्री। ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि आप क्लास पे क्यों ध्यान दे रहे हैं, आप कास्ट पे क्यों नहीं ध्यान देते, आप रेसिज्म पे क्यों नहीं ध्यान देते। क्या रेसिज्म के बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं होती, होती है। तो क्लास को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की आपको क्या जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कम्युनिज्म के बारे में। आगे चलते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म आप सबको पता होगा जो आज की दुनिया में चल रहा है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। मैं जॉब करता हूं, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं एसी खरीदूंगा। ठीक है, वो एसी मेरा होगा, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या बिलीव किया जाता है, इंडिविजुअल राइट्स पे। हर आदमी के राइट्स हैं, अगर वो मेहनत करता है तो उसके पास पैसे आने चाहिए और उसको इसको एंजॉय करने का भी हक है। उसको बोलते हैं इंडिविजुअल राइट्स। तो मैं आपको आइडियोलॉजी बता रहा हूं कि किस आइडियोलॉजी पे चलता है। दूसरा क्या है, लाइजेस फेयर। लाइजेस फेयर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइजेस फेयर का मतलब ये होता है, पहला तो था इंडिविजुअल राइट्स, दूसरा है इंडिविजुअल फ्रीडम, कि कोई बंदा जो चाहे वो कर सकता है, उस पर आप किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। अगर मैं ज्यादा मेहनत करता हूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, अगर मैं कम मेहनत करता हूं तो मुझे कम पैसे मिलने चाहिए। ठीक है, तो फ्रीडम है, मैं कोई भी प्रोफेशन करना चाहूं मैं वो प्रोफेशन ले सकता हूं, वो सारी चीजें। रूल ऑफ लॉ इन कॉन्ट्रास्ट टू रूल ऑफ मैन, मतलब रूल ऑफ लॉ होगा, उस कंट्री में एक स्टैच्यू होगा, जैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर होगी ना कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की। जैसा कम्युनिज्म में हमने देखा था, जहां स्टालिन लेनिनिज्म, वहां पर क्या हो रहा था कि एक पार्टी का रूल था या एक रूलर का रूल था, लेकिन यहां पर क्या है, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, चौथा, फ्री मार्केट। मार्केट को आप फ्री छोड़ देंगे, यहां पर यह माना जाता है कि मार्केट जो है अपने आप ही चीजों को बैलेंस कर लेता है। कैसे, डिमांड एंड सप्लाई से। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डिमांड अपने आप कम हो जाएगी थोड़े दिनों बाद। तो इसको बोलते हैं कि इनविजिबल हैंड ऑफ फ्री मार्केट। मार्केट अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लेता है, नो बडी नीड्स टू कंट्रोल द मार्केट। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट का क्या रोल रह जाएगा, अगर फ्री मार्केट आप दे देंगे, सबको फ्री ओनरशिप दे देंगे, तो गवर्नमेंट का क्या रोल है। गवर्नमेंट का रोल ये है कि गवर्नमेंट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस, जस्टिस एंड टैक्सेस। पीस, जस्टिस एंड टैक्सेस। ठीक है, उसका काम बिजनेस करना नहीं है, उसका काम बिजनेस को बढ़ावा देना है। ठीक है, और क्या करेगा वो, अगर कोई प्राइवेट पार्टी या प्राइवेट एक्टर या प्राइवेट कंपनी अब्यूज करती है अपने पावर को, तो उसको कंट्रोल करना भी गवर्नमेंट का रोल है, जिसको बोलते हैं हम रेगुलेशन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, फॉर्म्स क्या क्या है इसके। पहला, सबसे पहला जो कैपिटलिज्म आया था वो था फ्यूडलिज्म। एग्जैक्टली हम इसको कैपिटलिज्म नहीं बोलेंगे, लेकिन यू कैन कॉल इट एज पार्शियल कैपिटलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होता था, लॉर्ड्स और एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे। ठीक है, तो ये लॉर्ड होता था, इसकी बहुत सारी जमीन होती थी, यहाँ ये एग्रीकल्चरलिस्ट होते थे, इसकी जमीन पे खेती करते थे। ठीक है, और इसको खेती करके सारा चीज सौंप देते थे, सारी चीजें जो फसल है ये सारी चीजें इसको दे देते थे। तो इनके पास तो कुछ ज्यादा बचता नहीं था, 5% 6% अपने पास रखते थे, बाकी चीजें इसको दे देते थे। तो ये कैपिटलिस्ट हो जाता था, लेकिन एग्जैक्टली इसको फ्यूडलिज्म ही बोलते हैं। फिर दूसरा जो आया, मर्सेंटेलिज्म। मर्सेंटेलिज्म में क्या होता था, ट्रेड पे ध्यान दिया गया। जैसे क्या हुआ, अफ्रीका से खरीदा सामान, ठीक है, और यूएस में जाके बेच दिया। किसी ट्रेडर ने अफ्रीका से सस्ते में सामान खरीदा और यूएस में जाके महंगे दामों पे बेच दिया, तो उसको बोलते थे मर्सेंटेलिज्म। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में क्या होता था कि ट्रेड, सिर्फ ट्रेड पे ध्यान नहीं दे रहे थे, प्रोडक्शन पे भी ध्यान दे रहे थे। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, हैंड वीविंग, ठीक है, हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई, या बैम्बू इंडस्ट्री हो गई, ये सब क्या था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी, हाथ से काम किया जाता था। तो हाथ से काम करने को हटा करके इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई ताकि प्रोडक्शन फास्ट हो सके। इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। ठीक है, तो आप फेजेस देख सकते हैं कि इसके फेजेस चेंज हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है स्टेट कैपिटलिज्म। स्टेट कैपिटलिज्म में क्या होगा कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो बिजनेस करेगी, लेकिन ऑन बिजनेस लाइंस। अभी क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट है तो वो क्या करती है, बिजनेस नहीं कर रही। ठीक है,
जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन कल को गवर्नमेंट अपने सरकारी अस्पतालों में आपसे अच्छे खासे पैसे लेना शुरू कर दे। आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आपसे 500 रुपए ले लिया, ठीक है, आप एक्सरे करा रहे हैं, आपसे 1,500 रुपए ले लिया। तो अगर इस तरह से करना शुरू कर दे और एक प्रॉफिट मोटिव से चलने लग जाए, उसको बोलते हैं स्टेट कैपिटलिज्म। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैपिटलिज्म के नुकसान क्या है? देखिए, पहला है इनइक्वालिटी। आपको सभी को पता होगा कि जब कैपिटलिज्म आता है तो कुछ बंदे ऊपर हो जाते हैं, बाकी सारे बंदे जो हैं वो लेबर क्लास में या मिडिल क्लास में होते हैं। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मोनोपोली बिहेवियर, कहने के लिए तो कंपटीशन आपने अलाउ कर रखा है, लेकिन कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम क्या होती है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है उसकी कंपनी ज्यादा ग्रो करेगी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, पैसा ही पैसे को खींचता है, ऐसा बोला जाता है। तो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मार्केटिंग भी अच्छी करूंगा, मैं अच्छे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करूंगा, अच्छे एम्प्लॉयज भी रख पाऊंगा, तो मेरी कंपनी बेसिकली क्या होगा, मोनोपोलाइज कर पाएगी। मोनोपोलाइज का मतलब मेरा ही राज चलेगा, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन ले लीजिए, तो रिलायंस जियो ने मान लीजिए एयरटेल को और सारी कंपनीज को साइडलाइन कर दिया, उसको बोलेंगे मोनोपोली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका इमोबिलिटी। इमोबिलिटी कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर दिल्ली में बहुत अच्छा है, आप वोडाफोन ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए, जियो ले लीजिए, सब चलेंगे। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे या किसी रिमोट एरिया में जाएंगे, तो वहां क्या ये सब नेटवर्क काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट जो हैं वो प्रॉफिट देखते हैं। अब उनको छोटे से जगह पे जहां पर कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां जाकर के उनको क्या फायदा मिलना है? कोई फायदा नहीं मिलना। तो बेसिकली क्या होगा, इमोबिलिटी होगी, ठीक है। फिर वहां अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को ही जाना पड़ेगा, एमटीएनएल या बीएसएनएल को खड़ा करना पड़ेगा, तो बोलते हैं इमोबिलिटी। आगे चलते हैं। फायदे क्या है इसके? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएशन ज्यादा होगा। अगर आपको मोटिवेशन है कि आपको काम करके पैसे मिल रहे हैं, तो यू विल वर्क हार्ड, तो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। एक्सचेंज ऑफ कल्चर, आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ क्या हुआ, कल्चर का एक्सचेंज हुआ। अब हम लोग ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रहते हैं, कभी यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, तो एक्सचेंज ऑफ कल्चर। प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन, प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब क्या, अब कास्ट और क्रीड से हम ऊपर उठ चुके हैं। अगर वो कौन सी कास्ट का है ये मैटर नहीं करता, वो कितना प्रोडक्टिव है हमारे लिए ये मैटर करता है। तो प्रोग्रेस ऑफ सिविलाइजेशन। रेशियल डिफरेंसेस भी इसी वजह से कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं। आगे चलते हैं, सोशलिज्म। सोशलिज्म देखिए, सोशलिज्म और कम्युनिज्म में ना थोड़ा सा डिफरेंस है। कैपिटलिज्म से तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन कम्युनिज्म से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें क्या है मैं आपको बताता हूं डिफरेंस। लास्ट में समरी हम शीट देखेंगे, उसमें भी आपको समझ में आ जाएगा। इट एडवोकेट्स स्टेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड रिसोर्सेज विद अ सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट पार्टीज। ये बहुत बड़ा फर्क है। कम्युनिज्म में क्या कहता है कि किसी एक पार्टी या किसी रूलर के पास सारी पावर होगी, जो कि प्रोलिट और सबकी बराबर होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली स्टेट के पास सारा ओनरशिप होगा कैपिटल का। लेकिन यहां पर प्राइवेट पार्टीज अलाउ हैं। कम्युनिज्म में प्राइवेट पार्टीज बिल्कुल अलाउ नहीं है। यहाँ प्राइवेट पार्टीज कुछ हद तक अलाउड है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रलाइज प्लानिंग करेगी और मेजर इंडस्ट्रीज को गवर्न करेगी, मेजर इंडस्ट्रीज को। लेकिन माइनर इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्राइवेट पार्टीज ओन कर सकती है, ठीक है दोस्तों। तो बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, हैवी इंडस्ट्रीज है, उसको गवर्नमेंट गवर्न करेगी। छोटी मोटी इंडस्ट्रीज जो है उसको प्राइवेट पार्टीज गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या फंडा है, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सोशलिज्म का मतलब होता है आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबली कर रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट तो आप नहीं इक्वल कर पाएंगे जैसे कम्युनिज्म कहता है। कम्युनिज्म कहता है बिल्कुल अगर उसको एक्स मिला तो दूसरे को उसके नीड के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सबको बराबर मान के चलेंगे। आगे चलते हैं। टाइप्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यूटोपियन सोशलिज्म, ये इन्होंने किसने बनाया था, रॉबर्ट ओवन ने। इन्होंने ये बोला था कि सबको बराबर दे दो, सबको बराबर दे दो, ठीक है। ये भी कुछ कुछ कम्युनिज्म की तरह बात कर रहे थे। टेक वर्क अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी एंड गिव हिम अकॉर्डिंग टू वंस नीड्स, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैंने आपको पहले बता दिया दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं ज्यादा काम कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। दूसरा था रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसको हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं सोशलिज्म में बिगर पार्ट
you can see communism is a smaller part, but there is overlapping. Socialism and this is communism. ठीक है, तो यूटोपियन सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म जिसको हम कम्युनिज्म भी बोलते हैं। उसके बाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है कि रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, डंडा उठा करके मारने की जरूरत नहीं है, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, बातचीत से मसला हल हो सकता है। कैसे? आप मल्टीपल पार्टीज को अलाउ कर दीजिए। कम्युनिज्म क्या कहता है? एक पार्टी होगी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहता है मल्टीपल पार्टीज हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया कि यूनियंस को लीगलाइज कर दिया। जो ट्रेड यूनियंस वगैरह थे, जो आपके फैक्ट्री के यूनियन थे, उनको लीगलाइज कर दिया और उनको वोटिंग पावर भी दी। अब जैसे मैं वर्किंग क्लास हूं, मुझे वोटिंग पावर मिल गई, तो क्या हुआ कि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो मुझे पसंद है कैंडिडेट, उसको सिलेक्ट कर सकता हूं, इलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास कुछ हद तक तो पावर आ गई ना। इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सिंडिकलिज्म। सिंडिकलिज्म क्या कहता है? ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कहता है कि जो भी फैक्ट्री है या ट्रेड है, वहां पर यूनियंस बना दिए जाएंगे। अलग अलग इंडस्ट्रीज के अलग अलग यूनियंस होंगे और ये जो है उस फैक्ट्री को कंट्रोल करेंगे। मतलब यहां कोई मैनेजमेंट नहीं होगा, बल्कि ट्रेड यूनियन जो है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप इसमें लिखा हुआ है सिंडिकलिज्म इज एट्रीब्यूटेड टू अ प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ वर्कर्स। इसमें माना जा रहा है कि वर्कर्स ही बेसिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको पावर में होना चाहिए, उनको मैनेजमेंट में होना चाहिए। ठीक है, एंड उसका फायदा क्या होगा? वर्कर्स विल हैव अ ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट इन द कंडक्ट ऑफ द प्लांट। अगर उनको ज्यादा सैलरी, आप सैलरी भी छोड़िए, अगर उनको स्टेक होल्डर्स हैं वो, अगर उनको उससे बेनिफिट मिल रहा है तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गिल्ड सोशलिज्म। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है गिल्ड सोशलिज्म और सिंडिकलिज्म में, ध्यान दीजिएगा। जो आपका सिंडिकलिज्म है वो ये बोलता है कि मैनेजमेंट में कौन लोग रहेंगे? प्रोलिटेरिएट्स, जो कि बंदे वहां काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गिल्ड सोशलिज्म थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है। वो ये बोलता है कि जो वर्कर्स है ना, वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। ठीक है, उन्होंने एमबीए नहीं किया हुआ है, उन्होंने बीटेक नहीं किया हुआ है, वो कैसे फैक्ट्री को रन कर सकते हैं? तो ये बोल रहा है गिल्ड सोशलिज्म कि इंडस्ट्री शुड बी एडमिनिस्ट्रेड बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्ट जरूर होना चाहिए मैनेजमेंट में, एंड नॉट बाय अनस्किल्ड वर्कमैन। अनस्किल्ड वर्कमैन नहीं, बल्कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए मैनेजमेंट में। ठीक है, ऑल्सो क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर वर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। कंज्यूमर जो खरीदने जा रहा है उस प्रोडक्ट को, उसके भी इंटरेस्ट को हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे वर्कर्स के लिए। जो वर्कर्स वहां अनस्किल्ड वर्कमैन है ना, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उनको जवाबदेही होगी। उनसे वो पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, क्या तुम्हारी दिक्कत है, सब ठीक चल रहा है कि नहीं, है ना। या डिसीजन जो लेंगे वो उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस है गिल्ड सोशलिज्म में और सिंडिकलिज्म में। गिल्ड सोशलिज्म थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, वो मानता है कि टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है और वो लोग जो है वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर के फैक्ट्री को रन करेंगे, जबकि सिंडिकलिज्म में डायरेक्ट जो वर्कमैन है वो फैक्ट्री को रन करेंगे। आगे आगे चलते हैं। सोशलिज्म के नुकसान क्या है? नो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। ठीक है, सोशलिज्म में क्या होगा कि सबको एक एक रोल दे दिया जाएगा, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, आपकी खुद की फ्रीडम नहीं है। मैल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सोशलिज्म का क्या नुकसान होता है? ब्यूरोक्रेटिक चैनल, यहां पर लिख भी रखा है मैंने। जब स्टेट कंट्रोल करती है कोई चीज, तो क्या होता है? मैल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है। ठीक है, करप्शन भी होता है। तो ये सारी चीजें सोशलिज्म के नुकसान में आती है। अब समरी शीट देख लेते हैं बहुत जल्दी दोस्तों। मैं इसको थोड़ा सा देखिए, कंपैरिजन क्या है? कम्युनिज्म पहले उसमें है, सोशलिज्म है और कैपिटलिज्म। बिजनेस ओनरशिप के एस्पेक्ट में देखते हैं कि बिजनेस ओनरशिप किसके पास होती है। कम्युनिज्म में ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ही ऑपरेट करेगी। सोशलिज्म में गवर्नमेंट ओन्स एंड ऑपरेट्स मेजर इंडस्ट्री। मेजर इंडस्ट्री तो गवर्नमेंट ओन करेगी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो स्मॉल बिजनेस ओन करेंगे, स्मॉल बिजनेस। ठीक है दोस्तों, कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल्स ओन एंड ऑपरेट ऑल बिजनेस, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कितना भी बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश कर सकता है। कंपटीशन,
कंपटीशन में क्या है, गवर्नमेंट ओन्स एंड ऑपरेट्स एवरीथिंग, क्योंकि गवर्नमेंट सारी चीजें ओन कर रही है तो कंपटीशन कुछ होगा ही नहीं, जीरो होगा। सोशलिज्म में थोड़ा सा कंपटीशन होगा और कैपिटलिज्म में काफी ज्यादा कंपटीशन होगा। ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट्स, एक्सेस इनकम गोज टू द गवर्नमेंट, जिसकी जितनी नीड है उसको उतना हमने दे दिया, बाकी जो बचा गवर्नमेंट ने रख लिया। ठीक है। जबकि सोशलिज्म में क्या होगा कि प्रॉफिट्स अर्न बाय स्मॉल बिजनेसेस मे बी री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री है, तो अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो मैं उसको बिजनेस में लगा दूंगा। ये सोशलिज्म है, मैं गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, मैं उसको बिजनेस में लगा दे रहा हूं ताकि सबका भला हो। जो फैक्ट्री का मालिक, जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, उन सबका प्रॉफिट हो। ठीक है। और गवर्नमेंट जो ओन्ड इंडस्ट्रीज हैं वो तो गवर्नमेंट को जाएगा ही प्रॉफिट। यहां कैपिटलिज्म में क्या होता है कि बिजनेस में मेरी लगाने की इच्छा नहीं है तो मैं अपने पास भी रख सकता हूं। मान लो मैंने प्रॉफिट अर्न किया तो मैं अपने पास रखूंगा। सोशलिज्म में मुझे उसे बिजनेस में लगाना होगा ताकि सबका भला हो। ठीक है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन प्राइसेस, पहले वाले में कम्युनिज्म में गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है तो कंज्यूमर्स हैव अ लिमिटेड चॉइस, एमटीएनएल हो गया और कोई चॉइस ही नहीं थी। सोशलिज्म में थोड़ी सी चॉइस आएगी और कैपिटलिज्म में काफी ज्यादा चॉइसेस होंगी। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस, पहले वाले में कोई चॉइस नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया भाई आपको क्लरिकल काम करना है, आप क्लरिकल काम करेंगे, आपको मैनेजरियल काम करना है, आपको मैनेजरियल काम करना पड़ेगा। सोशलिज्म में थोड़ा सा आपके पास चॉइस आएगा और कैपिटलिज्म में आपके पास बहुत सारा चॉइस होगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर मेंशन करें एंड थैंक यू सो मच।